जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे आयाम के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। पार्ट 1 में हम तरंग के बारे में बताए थे। तरंग कितने तरह के होता है? तो दो। एक का नाम है यांत्रिक तरंग और दूसरा का नाम है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग दो तरह के होता है, एक का नाम है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम है अनुप्रस्थ तरंग। तो पार्ट 1 में ये सब हम पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को और किस नाम से जानते हैं? तो अयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। अब जरा समझो कि विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं किसको। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है? तो माध्यम की जरूरत नहीं होता है। अब जरा समझेगा माध्यम किसको कहते हैं। जैसे इस घर में पूरा गैस भरा हुआ है तो ये एक का हो गया माध्यम। बगल वाला घर में पूरा के पूरा पानी भरा है तो वो एक अलग माध्यम हो गया। माध्यम अब तो समझ में आया। तो बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है? तो नहीं होता है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि ये चलता है कहाँ, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कहाँ करता है? तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग गमन करता है निर्वात में। कौन दिक्कत? बताओ, ये वाला बातें तो समझ में आया। विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होता है। तो बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है कहाँ, ये गमन कहाँ करता है? तो याद रखना निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं होगा, हवा पानी ये सब कुछ भी नहीं होगा, उसको किस नाम से जानते हैं? निर्वात के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग तो जान चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग चलेगा कहाँ? तो निर्वात में। अब मेरा सवाल यही है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंग ठोस में चल सकता है? तो नहीं। द्रव में चल सकता है? तो नहीं। गैस में चल सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जान चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग चलेगा कहाँ? तो निर्वात में। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग ठोस, द्रव और गैस ये तीनों में गमन करेगा? तो नहीं करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ नहीं हुआ या नहीं? पहले ये बताओ कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो निर्वात। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को और किस नाम से जानते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग को अयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो अयांत्रिक तरंग के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक बात याद रखना, जिसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख पाएंगे वो सब के सब केकर उदाहरण होगा? तो वो सब के सब केकर उदाहरण होगा? तो वो सब के सब उदाहरण होगा किसका? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होगा। पहले पॉइंट ये वाला बात याद हुआ। क्या बताएं? जिसको हम लोग खुली आंख से नहीं देख पाएंगे वो सब के सब किसका उदाहरण होगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब एग्जाम्पल इसका बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, एक्स किरण। क्या बाबू? एक्स किरण। एक्स किरण किसका एग्जाम्पल है? तो एक्स किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अच्छा बताओ, हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट गया, सिंपल सी बात। तो हड्डी टूट फूट जाता है तो उसको जांचने के लिए, उसको एक्सरे करवाने के लिए किस किरण का इस्तेमाल डॉक्टर लोग करता है? तो एक्स किरण। क्लियर हुआ? और एक्स किरण की खोज किया था जिसका नाम है रॉन्टजन। एक्स किरण की खोज कौन किया था बाबू? तो याद रखना, एक्स किरण की खोज किया था रॉन्टजन। रोएंटजन याद हुआ? एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो रोएंटजन। क्लियर? अब यहाँ से सवाल का बनता है कि एक्स किरण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा में करते हैं। चिकित्सा समझता है? चिकित्सा मतलब डॉक्टर लोग रोगी को इलाज करने में केकरा इस्तेमाल करता है? तो एक्स किरण का। तो एक्स किरण किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग की। एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो रोएंटजन। एक्स किरण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एक्स किरण का इस्तेमाल करते हैं
कहाँ? तो चिकित्सक के रूप में। उसके बाद अगला याद रखना गामा किरण, अगला पॉइंट का याद रखना गामा किरण, गामा किरण। ये भी किसका उदाहरण है? तो गामा किरण भी उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग के। अब गामा किरण की खोज कौन किया था? तो इसकी खोज किया था कौन? तो याद रखना पॉल विलार्ड। गामा किरण की खोज कौन किया था? तो याद रखना पॉल विलार्ड। क्लियर हुआ इतना बातें या नहीं? यहां से एक पॉइंट और याद रखना, इसका वेधन क्षमता, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। वेधन क्षमता सबसे का होता है बाबू? ज्यादा। एक वेधन क्षमता मतलब का होता है कि गामा किरण के सामने कोई भी आ जाएगा तो ओकरा से वो का कर जाएगा? पार कर जाएगा। जैसे हम खड़ा हैं, उधर से कोई टॉर्च मारेगा तो बताओ हमारे शरीरवा के पीछे वो लाइटवा जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन गामा किरण को अगर सामने से मारेंगे तो ये मेरा शरीरवा को पार करके कहाँ निकल जाएगा? पीछे। आप पार करके ये मत समझना कि छेद करके, छेद करेगा तो मर ही जाएगा। अब समझेगा? क्या बताएं? गामा किरण की खोज कौन किया था? पॉल विलार्ड। इसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, मतलब मेरे सामने कोई भी आ जाएगा उसको ये क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। बताओ ये दोनों बातें क्लियर हुआ? उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना। अब याद रखना तीसरा याद रखना दृश्य विकिरण। क्या बाबू? दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। और ये भी क्या है? विकिरण। अदृश्य विकिरण ये भी क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और दृश्य विकिरण की खोज कौन किया था? तो याद रखना न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज कौन किया था? न्यूटन। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? पूछ सकते हैं? बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग को और किस नाम से जानते हैं? तो आयांतरिक तरंग के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ चलता है? तो निर्वात में। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है? तो नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग ठोस, द्रव, गैस में चलता है? तो नहीं। अब उसके बाद बताना कि एक्स किरण की खोज कौन किया था? तो रोएंटजेन। उसके बाद दृश्य किरण की कौन खोज किया था? तो न्यूटन। उसके बाद बताएं क्या? गामा किरण की खोज कौन किया था? तो पॉल विलार्ड। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के। विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या बताएं बाबू? तो सबसे पहले बताएं एक्स किरण। हाँ या ना? सबसे पहले क्या बताएं? एक्स किरण। उसके बाद क्या बताएं? एक्स किरण के बाद क्या बताएं? तो एक्स किरण के बाद बताएं गामा किरण। अब गामा किरण के बाद क्या बताएं? तो तीसरा बताएं कौन? एक्स किरण। उसके बाद गामा किरण और उसके बाद बताएं दृश्य किरण, दृश्य विकिरण। ये सब किसका एग्जाम्पल है? दृश्य विकिरण। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद अगला याद रखना, एक याद रखना पराबैंगनी किरण। एक याद रखना है का? पराबैंगनी किरण। और एक बात याद रखना है अवरक्त किरण। अगला क्या याद रखना है? अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। और ये दोनों के दोनों पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण, ये दोनों कहां से निकलता है? तो सूर्य से निकलता है। ये दोनों कहां से निकलता है? तो सूर्य से निकलता है। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किया था? तो याद रखना रिक्टर। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किया था बाबू? तो पराबैंगनी किरण की खोज किया था रिक्टर। उसके बाद अवरक्त किरण की खोज कौन किया था? तो याद रखना अवरक्त किरण की खोज किया था हर्शेल। अवरक्त किरण की खोज कौन किया था? तो हर्शेल। अवरक्त किरण की खोज कौन किया था? हर्शेल। अब यहाँ से एक बात यही याद रखना है कि ये जो अवरक्त किरण है ना, ये पृथ्वी पर आता है, ये पृथ्वी पर कहाँ है? आता है। लेकिन ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता है? ये पृथ्वी पर नहीं आता है। अगर ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण आ जाएगा तो इससे मनुष्य के अंदर एक रोग होगा, उसको कहते हैं क्या? तो उसको कहते हैं त्वचा कैंसर। कौन कैंसर बाबू? तो त्वचा कैंसर, जो बहुत घातक बीमारी है। बताओ पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरण दोनों कहां से निकलता है? तो सूर्य से। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किया था? रिक्टर। अवरक्त किरण की खोज कौन किया था? हर्शेल। पृथ्वी तक आता है कौन किरण? तो याद रखना
अवरक्त किरण। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो टीवी के रिमोट होता है ना, वो टीवी के रिमोट में कौन सा किरण होता है? अवरक्त किरण। क्लियर हुआ? बताओ पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होगा? तो त्वचा कैंसर होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ से एक बात और याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा किसकी खोज एग्जाम में पूछा जाता है? तो एक्स किरण। एक्स किरण की खोज कौन किया था? उसके बाद अगला याद रखना लघु रेडियो तरंग। अगला का याद रखना लघु रेडियो तरंग। और उसके बाद एक और याद रखना है दीर्घ रेडियो तरंग। क्या बाबू? तो दीर्घ रेडियो तरंग। और लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब का बड़ा। और लघु रेडियो तरंग की खोज किया था कौन? तो याद रखना हर्ट्ज। कौन? हर्ट्ज। और उसके बाद दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किया था? तो याद रखना मार्कोनी। यहां तक बातें क्लियर हुआ कि नहीं? मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज कौन किया था? तो मार्कोनी। और ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये दोनों का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो याद रखना एक उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है रेडियो में। ये पहले रेडियो चलता था, लेकिन अब रेडियो के जमाना का हो गया खत्म। उसके बाद याद रखना टेलीविजन में। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीविजन में। टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टेलीफोन में। टेलीफोन समझता है जेकरा से बतियाता है चुप्पे चुप्पे रतिया के, वही कहा है टेलीफोन है। तो बताओ लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, ये सब का उपयोग कहाँ करते हैं? रेडियो में, टेलीविजन में और टेलीफोन में। यहाँ से सवाल किस तरह से बनता है? दे देगा, कहेगा निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है और कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये याद रखना होगा एक्स किरण, उसके बाद एक्स किरण, गामा किरण, दृश्य विकिरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ये सब के सब किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। अच्छा बताओ टीवी के रिमोट में कौन किरण का इस्तेमाल किया जाता है? अवरक्त किरण। त्वचा कैंसर केकरा से होता है? तो पराबैंगनी किरण से होता है। अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण कहाँ से निकलता है? तो सूर्य से निकलता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे आयाम के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आयाम के बारे में समझिए। अब जरा समझिएगा आयाम किसको कहते हैं। आयाम के बारे में समझेंगे। ई का बना दिए बाबू, तो ई एगो लोलक है। ई का है? लोलक। ई का है? लोलक। अब समझेगा ई लोलक है। लोलक मतलब ये आगे पीछे का होगा गति में। अच्छा बताओ ई लोला पर अगर इन्हें से धक्का देंगे तो उन्हें जाएगा कि नहीं? तो बताओ ई लोला का भी यहाँ है, लेकिन इसको धक्का देंगे तो जितना कस के ताकत लगाएंगे उतने दूर जाएगा। तो मान लेते हैं ताकत लगाए थे ई लोला के, यहाँ से कहाँ चलाया? यहाँ चलाया। अच्छा ये बताओ पहले लोला के यहाँ था, अब आ गया यहाँ, मतलब ये बीचे बीचवा में था, तो एकरा का कहेंगे? मध्य बिंदु। इसको का कहेंगे? मध्य बिंदु। क्लियर? या इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं साम्य अवस्था। इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को जानते हैं साम्य अवस्था के नाम से। अब बताओ इसको यहाँ से धक्का दिए तो बताओ वहां तक गया, उसके बाद तो अब तो लौटेगा। लौटेगा मतलब ई वाला कौन बिंदु कहलाएगा? अंत बिंदु। ई कौन बिंदु कहलाएगा बाबू? तो ई कहलाएगा अंत बिंदु। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसके बीच वाला जो दूरिया है ना, इसके बीच जो कुछ ना कुछ तो दूरी है, यही दूरिया को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो आयाम क्या है। दोलन करने वाला वस्तु, दोलन मतलब आगे पीछे, जैसे हमारा हाथ हुआ है बाबू, देखो तो आगे पीछे हो रहा है ना, तो का है दोलन। पेंडुलम घड़ी देखा है हमने के घर में? पेंडुलम वाला ना होता है, सीबीएसईएन के घरवा में पेंडुलम वाला होता है, टन टन करता है ना। तो भूत वाला फिल्म देखना ओकरा में होता है। हमने के घर तो कांटा वाला होता है बाबू, आस्ते आस्ते घूमते रहता है। तो जो आगे पीछे होता है ना, ओकरे का कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। अब सुनेगा आयाम किसको कहते हैं? दोलन करने वाला वस्तु, मध्य बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। कोनो दिक्कत? अच्छा बताओ यहाँ था चल गया यहाँ, तो यहाँ से यहाँ गया, एकरा क्या कहते हैं? विस्थापन।
इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। अब समझ में आया विस्थापन किसको कहते हैं? जैसे हम यहाँ ही है बाबू, यहाँ से आ गए हैं यहाँ, तो बताओ वहां से यहाँ की जो दूरियां है ना उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। आया समझ में आया? अब देखो ये मेरा हाथ यहाँ था, अब आ गया यहाँ, तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ के बीच वाला दूरिया को क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। अब समझिएगा आयाम किसको कहते हैं? दोलन कार्य वाला वस्तु मध्य बिंदु से अंत बिंदु यानी महत्तम विस्थापन, महत्तम मतलब यहाँ से यहाँ गया, उसके बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्लियर हुआ? अब तो समझ में आना चाहिए। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ देखना ई लौक रहा है, तो ये बता ई कौची के काम करेगा? दोलन के, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है कि नहीं, तो ये कौची के काम करेगा? दोलन के। अब देखो ये स्थिर है, अब बता एक पर ताकत लगाए तो ये आ गया यहाँ, तो यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। आप तो समझ में आया होगा। और जब समझ में आ जाता है, क्लास अच्छा लगता है, तो काहे ला आराम से शांत से देख रहा है? इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। एक काम गलत तुम लोग करता है, वीडियो को देखता है लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, गलत है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? तो तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझेगा, ई एगो पाइप है, ई एगो का है बाबू? तो ई एगो पाइप है, एकरा में एगो राशि बांध दी है, एकरा में का बांध दी है? ये राशि है। ई राशिया का पकड़ के यहाँ झटका देंगे तो राशिया ऊपर नीचे होके आगे जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? ये राशिया देखो ऐसे नाचते नाचते जाएगा कि नहीं? और यहाँ पर आके क्या होगा? रुक जाएगा। तो जो नीचे है ना, जो धसल है, इसको कहते हैं गर्त। क्लियर? और जो उठल है ना बाबू, एकरा कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग। क्लियर हुआ या नहीं? अब समझेगा, जो धसल होगा उसको कहेंगे गर्त, और जो उठल होगा उसको क्या कहेंगे? श्रृंग। तो बताओ ई एगो श्रृंग है और एगो ई श्रृंग है, तब दो श्रृंग के बीच के दूरिया को क्या कहेंगे? ध्यान से समझेगा, ई है तो दो श्रृंग के बीच के दूरिया को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्लियर? क्या बताएं? दो श्रृंग के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसको लेमडा से सूचित करते हैं। इसको कौन से सूचित करते हैं? लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा का संकेत इस तरह से होता है, लेमडा से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ से एक बात और याद रखना कि इसका एस आई मात्रक होता है का? इसका एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम। का होता है? एंगस्ट्रम। इसका एसआई मात्रक का होता है? एंगस्ट्रम होता है। इसको ऐसे सूचित करते हैं, ए लिख दो और ए के ऊपर एगो बूंदा दे दो। क्लियर? बताओ दो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को कौन चीज से सूचित करते हैं? लेमडा से। उसके बाद इसका एसआई मात्रक का होता है? तो इसका एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्लियर? समझ में आया? और जब समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बाकी जो भी सवाल मन में चलता है कमेंट बॉक्स में क्या कर देना? छाप देना। अरे भाई ये सब करने में पैसा थोड़ा खर्च होता है।